हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप स्टडी। दिस इज सुमन यादव। आज हमारा ये सेकंड वीडियो है सीनेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। पहले भी हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हूँ मैं आपको हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग। पर आज के वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश मिला के कराऊंगी ताकि आपका भी टाइम बचत हो, मेरा भी टाइम बचत हो, क्योंकि समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है ना। तो जिसने वीडियो नहीं देखा है, जिसने पहले के 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, वो कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही आपको मिल जाएंगे वीडियोस। शुरुआत में मैंने इंग्लिश का अलग बनाया था, हिंदी का अलग बनाया था। आज और इसके बाद से मैं हिंदी और इंग्लिश मिला करके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, और जो आपका मतलब कंटेंट होगा वो हिंदी का अलग बनेगा, इंग्लिश का अलग बनेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे उसे हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके सॉल्व करेंगे। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना, और कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो ये भी कमेंट में बताना। हर एक क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, क्योंकि रटवाना काम नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए। समय कम है तो क्यों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लें। सीनेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। सीनेट के लगभग मैं 100-200 क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करा ले जाऊंगी, उसके बाद मैं आपको एम्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, वो भी 100-200 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। फिर आप जो भी एग्जाम कहोगे नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं 100% सॉल्व करा दूंगी। कंटेंट की जहां तक बात है, वो नर्सिंग के लिए सभी एग्जाम्स के लिए मैं सेम बना रही हूँ, उसके भी वीडियोस पढ़ना आज से चालू हो गए हैं। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप चैप्टर वाइज वीडियो कर सकते हो और चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मिक्स्ड क्वेश्चन में लाऊंगी हर एक एग्जाम्स के लिए चैप्टर वाइज, ठीक है। सो वो एक वीडियो पढ़ चुका है, क्वेश्चंस का भी एक वीडियो पढ़ चुका है, थ्योरी का भी, उसे आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलो, ये पार्ट 2 है हमारा सीनेट के 30 क्वेश्चंस का। 30 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, 30 क्वेश्चंस हम आज करेंगे। पार्ट 2 है ये, ऐसे ही पार्ट 3 भी आएगा आपका, ठीक है। जब तक हम 100-200 क्वेश्चन नहीं कर लेते तब तक हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। सीनेट का पूरी तैयारी होगी। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करो, आंसर सॉल्व करो, फिर उसके बाद वीडियो प्ले करना। Which of the following is responsible for carrying oxygen in blood? निम्न में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार है? ऑक्सीजन कौन ले जाता है भाई, जल्दी से बता दो, कौन ऑक्सीजन ले जाता है? कौन ऑक्सीजन ले जाता है? वीडियो पॉज करके जल्दी से बताओ, ठीक है। इसका आंसर है रेड ब्लड सेल्स। देखो, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, या लाल रक्त कणिकाएं कभी कभी लिखा होता है, उसके पास होता है हीमोग्लोबिन। HB उसका सिंबल होता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन एक आपका वर्णक है, एक पिगमेंट है। ये क्या होता है? ये कलर देता है। आपका जो रेड ब्लड सेल है वो लाल क्यों है? लाल रक्त कोशिकाएं आखिर लाल क्यों हैं? तो उसका वजह होता है आपका हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वो आपको खून को लाल कर दे, और भी काम होता है इसमें। पहली बात तो आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन को हम Fe से दर्शाते हैं। ये क्या है? लोहा, आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसका आंसर जाएगा लोहा पाया जाता है, Fe, ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है, और ये एक समय में इसका एक अणु, एक मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन को साथ में ले जा सकता है। 4 ऑक्सीजन। ऐसा समझो कि हीमोग्लोबिन एक कार है। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ध्यान करवाते चल रही हूँ ताकि आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो भी आपका बन जाए। सिर्फ यही क्वेश्चन रटवा दूं ये मकसद नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ भी आए वो आपका सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट नहीं होते हैं, उससे रिलेटेड आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उठा के देख लो, आपस में मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं, हल्का फुल्का मिलता जुलता आएगा। इसी कॉन्सेप्ट से हल्का सा कुछ और पूछ लेगा, कभी व्हाइट ब्लड सेल्स का पूछ लेगा, कभी प्लाज्मा का, कभी प्लेटलेट्स का, ऐसे पूछ लेता है। तो हम एक एक चीज की तह में जाके उससे जुड़ी सारी चीजें सॉल्व करेंगे ताकि आपके आने वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सके। थोड़ा सा हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, उससे जुड़े सारी चीजें आपको आनी चाहिए। देखो, हीमोग्लोबिन एक होता है आपका हीमोग्लोबिन। कहीं कहीं हीमोग्लोबिन में क्या है ना, ई लिखा होता है, कहीं कहीं नहीं लिखा होता है, तो हमें स्पेलिंग से तो मतलब है नहीं, रिटन एग्जाम हम देने नहीं जा रहे, हमें तो थ्योरी से मतलब है। एक होता है आपका मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन 2 चीजें होती हैं, ये दोनों को हम कर लेते हैं, आज ही कर लेते हैं, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। देखो, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपका एक तरह का अणु है, ठीक है। हिंदी में भी इसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, हिंदी में इसे भी मायोग्लोबिन ही कहते हैं, तो हिंदी वाले भी परेशान ना हो, शब्द यही है, ठीक है, बोलते यही हैं। देखो, HB से इसको लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है MB शब्द से, ठीक है, दोनों हम साथ में तैयार करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका रक्त में पाया जाता है,
और कौन से रक्त में? आरबीसी वाले में, लाल रक्त कणिकाओं में, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। और ये आपका पाया जाता है मांसपेशियों में, मांसपेशियों में, ठीक है, मांसपेशियों में पाया जाता है। अच्छा, यानी कि मसल्स में पाया जाता है, मसल्स, ठीक है, मसल्स में पाया जाता है मायोग्लोबिन, एम फॉर मायो, एम फॉर मसल्स, ठीक है। ये कौन से रंग का होता है? ये आपका लाल रंग का होता है, रेड कलर का। मायोग्लोबिन भी आपका रेड कलर का ही होता है। कभी मांस वाला मतलब फिगर देखा है किसी इंसान का? ऐसा कुछ होता है? तो यहाँ पे आपको जो लाल लाल नजर आ रहा है ना, वो क्या है? वो असल में मायोग्लोबिन की वजह से आपकी मांसपेशियां लाल होती हैं। जो लाल लाल मांस में दिखता है वो आपकी मायोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, मांस में आप देखते हो लाल लाल रंग होता है, ऐसा मैं अपना फिगर दिखा रही हूँ हम लोग को, लाल लाल रंग होता है। जो लोग मांसाहारी हैं, जो लोग मीट वगैरह खाते हैं, वो लोग जानते होंगे, पर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपको मीट खाना चाहिए। आप देखो, समझो, खाओ मत बच्चों, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हो, आपकी चेतना, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो सबसे ऊपर होने चाहिए। कोई धर्म, कोई जाति ऊपर नहीं होता। मैं किसी भी जाति से हूँ, मैं किसी भी धर्म से हूँ, करना वो चाहिए जो सही हो, करना सिर्फ वो चाहिए जो सही हो। जो आपकी बुद्धि कहती है कि सही है, उसे आप करो, चाहे उसके लिए किसी भी धर्म, किसी भी जाति के आपको विपरीत जाना पड़े, ठीक है। मैं 1 मिनट का टाइम लेके यहाँ आपको समझा रही हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ा देना नहीं है, आपको रियल लाइफ समझ में आनी चाहिए। आपकी बुद्धि जो कहे, आपका आत्मा जो अंदर आपका कोई बैठा है, आप उसे किसी भी शब्द से संबोधित कर लो, जो आपके अंदर बैठा है वो जिसे कहे कि ये सही है, उसे किया करो। और सही क्या है उसे समझा करो। ये नहीं कि समाज जो कर रहा है वही सही है। किसी भी प्राणी को, किसी को भी मारना सही नहीं हो सकता, किसी भी धर्म के अनुसार, चाहे जो भी लिखा हो, किसी को भी मारना सही नहीं हो सकता। किसी पे भी दूध ऐसे ही वेस्ट कर देना, चढ़ा देना सही नहीं हो सकता। किसी भी धर्म के अनुसार में लिखा हो, किसी भी धर्म में लिखा हो, सही नहीं हो सकता। काली जी को बलि चढ़ाना सही नहीं हो सकता, किसी भी धर्म में लिखा हो, सही नहीं हो सकता। अपनी चेतना को सबसे ऊपर रखो, अपने कॉन्शियस माइंड को सबसे ऊपर रखो। हो सकता है आपके धर्म में जो सिखाया गया हो उसका मतलब कुछ और है और आपने मतलब कुछ और समझ लिया है, समाज ने मतलब कुछ और समझ लिया है। तो एक बार हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग क्या करो। आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, जो भी करो, जिस भी धर्म के हो आप, धर्म से ऊपर आपकी बुद्धि है, आपकी चेतना है, आपकी इंसानियत है, उसे ध्यान में रख के करो। चलो इस पे आते हैं। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या होता है? जो मांस होते हैं, मांस में आपको लाल लाल रंग दिखाई देता है बीच बीच में। उस लाल लाल रंग में क्या होता है? उस लाल लाल रंग में आपको मायोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो लाल लाल दिखाई देता है, ठीक है। वो लाल लाल रंग मायोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से दिखाया जाता है। अब मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों का काम क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना। लेकिन ये समझो एक तरह से कार है, ये 4 ऑक्सीजन को बैठाता है, और ये समझो एक तरह से बाइक है, ये 2 ऑक्सीजन को बैठाता है, 2 ऑक्सीजन को बैठाता है। इसमें एक समय पे 2 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं, 2 ऑक्सीजन, और इस पे एक समय पे 4 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। एक समय पे ये 4 लोगों को बैठा सकता है। ये कार है, नैनो कार है ये। और ये मायोग्लोबिन क्या है? ये एक तरह से बाइक है, एक समय पे 2 लोग बैठ सकते हैं इस पे, ठीक है। ऐसे याद रखो इसे। अच्छा, अगली बात, मायोग्लोबिन में, किसी मांस में जितना ज़्यादा मायोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, उतना ज़्यादा वो मीट फ्रेश कहा जाता है। जितना ज़्यादा लाल लाल मांस दिखता है उतना मतलब कि वो फ्रेश है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ऑक्सीजन है। जब आप फॉरेंसिक साइंस पढ़ते हो ना, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाते हो, सीआईडी वगैरह देखते होगे, डॉक्टर साइन उनके बता देते हैं कि ये लाश कितने दिन पुरानी है, तो वो उसका मांस देखते हैं। कई तरीका होता है, लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि उसका मांस देखो, मांस में जो लालपना है जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन उसमें उतना ही ज़्यादा है, यानी कि लाश उतनी ही ताज़ा है, मांस उतना ही ताज़ा है। और किसी का जो लाल रंग है वो फीका पड़ गया, भूरा तरह का पड़ गया, डार्क हो गया, इसका मतलब उसे मरे कुछ दिन हो चुके हैं। सो जितना ज़्यादा ब्राइट है, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा है, उतना ही ताज़ा मांस है वो, ऐसे याद कर सकते हो। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, पूरे खून में हमारे ऑक्सीजन को दौड़ाना। मायोग्लोबिन का काम होता है हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन को दौड़ाना, ठीक है। इसका हम डिटेल वर्जन पढ़ेंगे, इसका बहुत अच्छी स्टोरी है, पर आगे हम कभी पढ़ेंगे। अभी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना मकसद था, इतना आप ज़रूर याद रखो जितना मैंने अभी बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ऑक्सीजन कैरिंग की वजह से। क्यों रिस्पॉन्सिबल होती हैं? क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलो ऐसे ऐसे हम सॉल्व करते भी चलेंगे, जो अच्छा क्वेश्चन होगा उसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे हम। द प्रोसेस बाय विच व्हाइट ब्लड सेल्स इनगल्फ एंड डाइजेस्ट द पैथोजन इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वेत रक्त कणिकाएं रोग जनकों को निगलती हैं और पचाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। देखो देखो होता क्या है, इसका मैं आपको पूरा थ्योरी समझा देती हूँ, समझ में आ जाएगा। होता क्या है, हमारी जो WBC होती हैं, यहाँ सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज के, तो इसको हम समझ के चलेंगे। जो हमारी WBC होती है यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, वो कुछ ऐसी होती हैं, कुछ WBC, सारी नहीं, कुछ WBC, ठीक है, कुछ WBC। वो क्या होती हैं, वो जब भी देखती हैं कि कोई बाहरी आ गया, ये कौन है, ये है आपका शैतान, ये कौन है, ये है आपका शैतान, ठीक है, ये कौन है, शैतान है। ये जब देखती है अरे हमारे घर में शैतान आ गया, हमारे घर में शैतान आ गया, जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया आएगा तो कहेंगे अरे हमारे घर में शैतान आ गया, मारो इसे, मारो इसे, मारो। लेकिन अगर ये इसे मार देंगी, अगर ये इसे मार देंगी तो इसे दफनाएंगी कहाँ? मार देंगे तो बॉडी के पास कब्रिस्तान तो है नहीं कि वो दफना ले, तो वो क्या करती है, कहती है नहीं नहीं मैं इसे मारूंगी नहीं, मैं इसे खा जाऊंगी, खा के पचा लूंगी और पॉटी कर दूंगी, खा के मैं इसे पचा लूंगी और पॉटी कर दूंगी, इसे दफनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या करती है, वो इसे खा लेती है, खा लेती है, खा लेती है, ठीक है। WBC क्या करती है, खा लेती है। और कौन सी WBC, ये होते हैं आपके मैक्रोफेज, मैक्रोफेज नाम होता है ऐसी WBC का, ये WBC का नाम है। जो WBC ऐसे खा लेती है ना, उनका नाम है मैक्रोफेज। तो वो खा लेती है और इस खाने को हम कहते हैं फैगो, फैगो, फैगो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फूड खाते हम क्या है, फूड, तो फूड से फैगो, फैगोसाइटोसिस। साइटोसिस मतलब होता है सेल से रिलेटेड, फैगोसाइटोसिस, ये सेल है, सेल खा रही है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर होगा फैगोसाइटोसिस, क्योंकि वो खा ले रही है, निगल ले रही है। अगर कभी वो पानी पिएगी, कोई फ्लूइड आसपास होगा और उस पानी को पी लेगी, तो उसे हम कहेंगे पीनोसाइटोसिस। कभी पीने से रिलेटेड चीज आएगा तो सेल क्या करती है, पीनोसाइटोसिस। और कभी कुछ बाहर निकाल रही है अपने सेल से, जैसे मान लो इसे खा के पॉटी करेगी ना, तो पॉटी करेगी तो बाहर निकालेगी। आगे की प्रोसेस देखो, इसे जब ये खा लेगी तो खाने के बाद क्या होगा, ऐसे है ये, इसने इसे खा लिया, खा लिया, खा के उसे डाइजेस्ट कर दिया, मतलब पचा लिया। पचाने के बाद ये क्या करती है, पचाने के बाद कुछ तो करेगी, पचाने के बाद ये पॉटी कर देती है हमारी तरह। ये क्या कर देती है, पुप, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो इसने क्या किया, इसने किया एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर निकाल दिया। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, पूप करके बाहर निकाल दिया, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अच्छा, एंडो मतलब कुछ भी अगर वो अंदर ले रही है तो उसे हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस, कुछ भी अंदर ले रही है। जैसे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो राक्षस ही हो। राक्षस कहने का मतलब है कि आपका वायरस, बैक्टीरिया या जो भी बाहरी चीज़ हो, उसे अगर वो अंदर लेती है तो उसे हम कहेंगे एगोसाइटोसिस। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ भी या वो भी सब कुछ मिला करके कुछ भी वो अंदर लेती है तो उसे हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस, ठीक है। मतलब एंडोसाइटोसिस एक ब्रॉड टर्म है जिसका एक पार्ट होता है फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में वो कुछ भी खा सकती है, लेकिन फैगोसाइटोसिस में सिर्फ वो पैथोजन ही खाएगी। पैथोजन मतलब होता है ऐसा जीव जो आपको बीमारी कॉज करे, ठीक है, उसे हम पैथोजन कहते हैं। बीमारी रोगजनक बीमारी कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो, बीमारी का कारण, बीमारी जिस जीव के कारण होता है उसे हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, तो आंसर आपका फैगोसाइटोसिस था क्योंकि वहां पैथोजन पूछा हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ये आपका सीनेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों भी सीनेट के ही क्वेश्चंस थे। ये था आपका सीनेट 2019 का पहला क्वेश्चन और जो अगला क्वेश्चन था वो था आपका सीनेट 2020 का, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका है सीनेट 2020 का क्वेश्चन। तो मानव शरीर में कैल्शियम अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। देखो, आपने ध्यान दिया हो तो घर पे मम्मियाँ कहती हैं, वीडियो पॉज करके पहले खुद जवाब देना उसके बाद सुनना। तो घर पे मम्मी या पापा कहते हैं जब ठंडी का मौसम होता है कि बेटा आओ धूप में बैठ जाओ, हड्डियाँ मजबूत होंगी इससे, धूप दिखा लो अपने शरीर को, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम, और धूप से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी।
तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी मदद करता है, इसलिए तो हड्डियाँ मजबूत होती हैं धूप में बैठने से। धूप से हमें क्या मिलता है? धूप जो है, धूप, सनलाइट से हमें क्या मिलता है? सनलाइट से हमारे शरीर में विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है। मिलता नहीं है, सनलाइट देता नहीं है विटामिन डी, लेकिन विटामिन डी हमारे शरीर में बनना शुरू हो जाता है। विटामिन डी बनने की वजह से जो कैल्शियम है उसका अवशोषण ज़्यादा होता है, मतलब हमारी बॉडी कैल्शियम को समझने लगती है, कहती है आ जाओ कैल्शियम आ जाओ, हम अपनी हड्डियाँ मजबूत करेंगे, बॉडी ऐसा कहने लगती है। तो ऐसे केस में क्या होती है, हमारी हड्डियाँ जो है, बोन्स जो हैं वो मजबूत हो जाती हैं, बोन्स जो हैं वो मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या है समझो। धूप आपके शरीर पे पड़ी तो शरीर के अंदर कुछ रिएक्शन चल रही है जो बिना धूप के नहीं हो सकती। वो रिएक्शन होती है विटामिन डी बनने की प्रोसेस। जैसे मान लो मैं कहूँ कि अगर बर्फ़ जमाना है तो बर्फ़ जमाने के लिए आपको ठंडा मौसम देना पड़ेगा। तो मौसम की वजह से बर्फ़ नहीं जम रही है, मौसम खाली उसको इन्वायरमेंट दे रहा है पानी को कि तुम बर्फ़ हो जाओ। बर्फ़ तो पानी ही बर्फ़ में बदल रहा है, लेकिन खाली मौसम उसको इफ़ेक्ट डाल रहा है उस पर कि तुम बर्फ़ में बदल जाओ। ऐसे ही सनलाइट हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालती है कि तुम विटामिन डी बना लो। तो हमारी बॉडी क्या करती है? विटामिन डी बना देती है। और विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम को कहता है जाओ जाओ बोन्स में जाओ, जाओ बोन्स के अंदर चले जाओ। विटामिन डी क्या कहता है? कहता है जाओ बोन्स के अंदर चले जाओ और उनको मजबूत बनाओ। तो विटामिन डी एक तरह से प्रेरक का काम करता है, उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो इसीलिए शरीर में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाने के लिए कौन ज़रूरी है? आपका विटामिन डी ज़रूरी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? पूरी थ्योरी से थीम बना के याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, द डिजीज स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? सीनेट 2022 में आया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। स्कर्वी से क्या होता है? आपके जो मसूड़े होते हैं, दांत के ऊपर जो मसूड़े होते हैं, उससे खून आने लगता है जब स्कर्वी हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग खट्टे फल खाते हैं, खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट खाते हैं, सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल, जैसे कि आपका नींबू हो गया, आपका मौसमी हो गया, संतरा हो गया, ऐसा। और उनमें क्या मिलता है? विटामिन सी। तो विटामिन सी अगर आप नहीं खाओगे तो स्कर्वी होने का चांस रहता है। विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसलिए नींबू वगैरह गर्मी में तो खूब खाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन, विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? बड़ी आंत का मेन कार्य क्या होता है? बड़ी जो आंत होती है, देखो हमारे अंदर 2 आंत होती है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। देखो 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 देखो, इसको भी समझा देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अब एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है, पर समझ लेते हैं। ऐसे होती है एक बड़ी आंत, एक होती है हमारी बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत, और एक होती है हमारी छोटी आंत। एक क्या होती है? एक होती है छोटी आंत। छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है ये बड़ी अजीब बात है। छोटी आंत जो है वो लंबाई में बड़ी होती है लेकिन डायमीटर में छोटी होती है, उसका जो व्यास होता है वो छोटा होता है। मतलब अगर इसे हम काट के देखें तो इसका व्यास इतना सा दिखेगा, और बड़ी आंत का जो व्यास है यानी कि जो डायमीटर है वो इतना दिखेगा। ये चीज़ इसकी बड़ी होती है। इसका जो छेद है ना, छेद का साइज़ बड़ा होता है, साइज़ ऐसे मोटा पतला होता है। छोटी आंत का छोटा होता है, बड़ी आंत का बड़ा होता है। लेकिन अगर लंबाई देखा जाए तो लंबाई छोटी आंत की बड़ी होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है हमारी बॉडी में। तो देखो, छोटी आंत का काम होता है कि जितना भी फूड में, खाने में पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व, खाने के पोषक तत्व को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं। आपने खाना खाया, आपके पेट में गया, पेट में अवशोषण का काम होता है। पेट क्या करता है? उसमें से जितने भी पोषण तत्व हैं उसको खींच लेता है, उसका जूस निकाल के ब्लड में डाल देता है। कौन? छोटी आंत आपकी ये करती है। और बड़ी आंत क्या करती है कि उस तत्व में जितना पानी बचा हुआ है, क्योंकि पानी आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ से छोटी आंत से जब सब कुछ अवशोषित होकर बड़ी आंत में गया तो ये क्या करता है? जितना भी पानी उसमें बचा हुआ है वो पानी खींच लेता है, ताकि आपकी जो पॉटी होती है वो बहुत टाइट होती है, बहुत पतली नहीं होती है। बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है मतलब कि आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी है, और बहुत ज़्यादा पतली हो रही है इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम नहीं कर पाई। समझ रहे हैं? देखो, आपकी अगर पॉटी बहुत टाइट हो रही है, इसका कहने का मतलब है कि आपके अंदर पानी की बहुत कमी है। पानी को सही करो। और भी कमियां हो सकती है लेकिन पानी उसमें से एक है, पानी की कमी है, इसलिए इतना टाइट हो रहा है। तो ये क्या करता है? पानी को अवशोषित कर लेगा। अगर पानी की कमी आपके बॉडी में होगी तो उस केस में पॉटी बहुत टाइट होती है। ठीक है, अच्छा, अगर पानी की ज़्यादा कमी नहीं होगी तो कुछ ही अवशोषित करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, जल को अवशोषित करना, और कोई खास काम नहीं होता। वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है इसका। तो वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे सही ऑप्शन चला जाएगा, यानी कि जल का अवशोषण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अच्छा, मैं कोई चीज़ शब्दों को ऐसे इस्तेमाल करती हूँ ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए। मैं पॉटी को ऐसे भी कह सकती थी कि आपके शरीर का वह पदार्थ जो पीला पीला होता है और शरीर से बाहर निकाला जाता है। इतना लंबा कहने का क्या मतलब है, सीधे कहो पॉटी। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। 6th क्वेश्चन, What is the basic structural and functional unit of nervous system? तंत्रिका तंत्र का मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सा है? ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर है आपके क्लास 11th का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, सीनेट 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर? कौन यूनिवर्सल डोनर होता है? देखो, ब्लड के कई टाइप होते हैं, 4 होते हैं मेन, ए बी और ए बी और होता है ओ। ये 4 प्रकार होते हैं। इनमें से भी पॉजिटिव नेगेटिव आता है। इनमें से भी क्या आता है, इनमें से आता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसकी थ्योरी भी मैं आपको पढ़ाऊंगी जेनेटिक्स में। फिलहाल इतना समझ लो, ओ नेगेटिव, नेगेटिव क्या करता है, सबको डोनर कर सकता है, सबको डोनेट कर सकता है। डोनर, यूनिवर्सल डोनर मतलब किसी को भी खून दे सकता है। आप लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है एक बार बताना, और नहीं मालूम है तो जांच कराओ, जांच कराना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है बच्चों, है ना। चलो, और जो ए बी पॉजिटिव होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। सल एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। कभी अगर मरने लगूँ ना तो खून देने चले आना, क्योंकि मैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर हूँ, मुझे कोई भी खून दे सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल डोनर पूछा है ना, यूनिवर्सल डोनर, तो डोनर हो जाएगा आपका ओ नेगेटिव। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी याद रखना, हाँ, ये मेरा वाला ब्लड ग्रुप है, मेरा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन इन स्टमक? अच्छा क्वेश्चन है, सीनेट 2020 में, लेकिन अब फिलहाल एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है। डाइजेशन वाले चैप्टर में ये आता था। मैं आपको बता देती हूँ, एमाइलेज, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। आपके जो माउथ होता है ना, माउथ में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, ये शब्द वहीं से आया है। लाइपेज, लाइपेज मतलब लिपिड को, लिपिड मतलब होता है वसा, जो फैट वगैरह होता है, जो मोटापा है, उसको गलाने के काम आता है आपका लाइपेज। माल्टोज भी आपका कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ही होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है माल्टोज, उसको ये गलाने के काम आता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पेट में प्रोटीन को तोड़ने के लिए पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्सिन, ये आंसर सही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज? इंसुलिन उत्पादन के लिए कौन जिम्मेदार है? सीनेट 2021 का क्वेश्चन, ये भी आपका डाइजेशन चैप्टर से है। हालांकि अब नहीं आते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि डाइजेशन वाला चैप्टर आपका हटा दिया गया है। तो आपका जो अग्न्याशय है वो जिम्मेदार होता है इंसुलिन बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, What is the smallest unit of life that can function independently? जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हमारे घरों में सबसे छोटी इकाई ईंट है, वैसे हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। आपके एक चैप्टर का नाम भी है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचना, है ना, ऐसा कुछ चैप्टर का नाम है। हिंदी में मुझे याद नहीं, इंग्लिश में याद है। तो चैप्टर नंबर 9 आपके क्लास 11th का यही तो है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे जो प्रचुर मात्रा में जो प्रोटीन है वो क्या है? सीनेट 2019 का क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे प्रचुर मात्रा में हमारी बॉडी में कोलेजन मिलता है, कोलेजन। ठीक है, इसको याद रखो, इसका और कोई तरीका नहीं है इसको समझने का। ये प्रचुर मात्रा में है, जैसे पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है वैसे प्रोटीन में कोलेजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको थोड़ा याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, पेड़ों में अगर पूछ लिया जाए, पेड़ों में एक चीज़ आप याद रख सकते हो, अगर पौधों में पूछ लिया जाए कि सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन जो पौधों में है, प्लांट्स में है, प्लांट्स में, तो आपका आंसर जाएगा रुबिस्को, रुबिस्को, रुबिस्को। याद रखना, ये जो रेस्पिरेशन है ना, पेड़ों में श्वसन जब हम पढ़ेंगे, पौधों में श्वसन, पादपों में श्वसन, उसमें हम ये पढ़ेंगे रुबिस्को के बारे में। ठीक है, अभी याद रखो कि पेड़ों में सबसे प्रचुर मात्रा में जो प्रोटीन मिलता है वो होता है रुबिस्को, और मानव शरीर में या जानवरों में सबसे प्रचुर मात्रा में जो प्रोटीन मिलता है वो होता है आपका कोलेजन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट?
ठीक है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक कौन लाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीनेट 2020 का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम देखेंगे। देखो ये है आपका हृदय, लाल लाल बनाते हैं, ये आपका क्या है? प्यारा सा दिल है। दिल को हम थोड़ा टेढ़ा बनाएंगे, ठीक है, दिल थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है। चलो, दिल में 4 जो है वो संरचनाएं होती हैं, 4 इसके चैम्बर होते हैं, मतलब कि 4 खाने होते हैं, खाली जगह उसके अंदर, डिब्बा, 4 डिब्बा होते हैं इसमें। 4 डिब्बा में से इस वाले डिब्बे में ये पहला डिब्बा है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है, इसी सीक्वेंस में काम होता है, ठीक है, ये आप याद रखना, इसी सीक्वेंस में काम होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर? तो यहाँ से दो वाले से जो है वो ब्लड, खून कहाँ जाता है? वो जाता है आपके फुफ्फुस के पास, यानी कि आपके लंग्स के पास, ठीक है, फेफड़ों के पास जाता है, फेफड़े के पास जाता है, ठीक है, लंग्स के पास जाता है, लंग्स, ठीक है, लंग्स के पास जाता है। लंग्स के पास ये जो मतलब ले जा रहा है ना, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुस धमनी कहते हैं इसे, ठीक है, धमनी। देखो, दिल से कोई भी अगर बाहर जा रहा है तो उसे हम कहते हैं आर्टरी, दिल से कोई भी नस अगर बाहर जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं, ठीक है, दिल से गया आर्टरी, ठीक है, ऐसा याद रखना। देखो, ए वैसे तो होना चाहिए दिल में आने वाले को आर्टरी आ कहना चाहिए, लेकिन उसका उल्टा है, दिल से कोई गया तो उसे हम कहते हैं आर्टरी, कि अब मत आना तुम दुनिया में, ठीक है, अब हमारे पास मत आना, दिल से गया तो अब मत आना, आर्टरी। क्लियर है? अच्छा, दिल में जो आता है, दिल में कौन आता है? दिल में आता है आपके वेन्स। जिसके भी प्रेमी प्रेमिकाओं का नाम वी से है वो ऐसे याद रख लेगा कि दिल में आने वाला हमारा कौन है? वेन्स है, ठीक है। वेन कहाँ आती हैं? दिल में आती हैं। और ये कौन सी वेन्स हैं? ये आपकी लंग्स से आ रही है। लंग्स को हम कहते हैं पल्मोनरी या फुफ्फुस कहते हैं हिंदी में, तो इसे हम कहेंगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, या फिर फुफ्फुस शिरा कहेंगे। देखो, हिंदी मुझे बोलने में थोड़ा सा समस्या होती है, तो अगर मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो एक्चुअल में ना हो, फुफ्फुस मैं कह रही हूँ, अगर किसी और तरह आप कहते हो तो आप जाना, ठीक है। मैं आपको थीम समझा दे रही हूँ, फुफ्फुस शिरा, सिरा, ठीक है। चलो, तो देखो, लंग्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन भर भर के किस में भेजता है? इसमें, फुफ्फुस सिरा में। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे कौन सी वेसल्स, यानी कि कौन सी नस ऐसी है जो ऑक्सीजन लाती है? कहाँ तक लाती है? हार्ट तक। लंग्स से होते हुए हार्ट तक ऑक्सीजन वाली कौन लाती है? तो देखो जरा, कौन आती है? कौन आती है? अरे यार आ जाओ, हाँ, कौन आती है? कौन लाती है ऑक्सीजन? ये होती है फुफ्फुस सिरा, ठीक है। वी फॉर कुछ भी याद रख लो, जो भी आपको प्रिय हो, ठीक है, उसे याद कर लो कि वी से उसका नाम है, और वो कहाँ आती है? दिल में आती है। और ये क्या लेके आती है? ऑक्सीजन लेकर के आती है। तो आंसर हो जाएगा फुफ्फुस सिरा, यानी कि आपका पल्मोनरी वेन्स। क्लियर है आंसर? ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको। अगला क्वेश्चन, What is the role of bile in digestion? पाचन में बाइल का क्या काम होता है? ये भी आपका सीनेट 2021 में आया हुआ है, पुरानी एनसीईआरटी से है, लेकिन हम कर लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, तो हो सकता है उसका मन ठनक जाए और वो पूछ ले, तो क्यों ना हम इसे कर ले। बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसके पास कोई भी एंजाइम नहीं होता। कोई भी एंजाइम को हिंदी में एंजाइम ही कहते हैं, तो कोई भी एंजाइम इसके पास नहीं होता। ये खाली क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी वसा का पायसीकरण करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब वसा को तोड़ देता है और उसे मतलब पचाने में मदद करता है बाइल, ठीक है। चलो, इसलिए सुनो एक और बात, बाइल क्या होता है? बाइल आपके लीवर से निकलता है और ये वसा को पचाता है। तो जब आपका लीवर खराब होता है ना, तो लोग कहते हैं कि कोई भी घी तेल वाली चीज़ें मत खाना, लीवर खराब है आपका। चलो नेक्स्ट, 14वां क्वेश्चन, Which of the following is genetic disorder caused by single gene mutation? सिंगल जीन म्यूटेशन से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है? मैं आपको समझाती हूँ, वीडियो रोक करके आप खुद सॉल्व करना, फिर देखना। देखो, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफिल्टर, ये क्रोमोसोम के बदलने से होते हैं। क्रोमोसोम, गुणसूत्र में विकार आ जाए, पूरे के पूरे गुणसूत्र में विकार आ जाए, तो ये तीनों होंगे। लेकिन किसी एक जीन में विकार आए तो होता है आपका सिकल सेल एनीमिया।
किसी एक जीन में विकार आए तो होता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, सिंगल जीन म्यूटेशन, यानी कि एकल जीन में उत्परिवर्तन आ जाए तो उसे हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया। इसके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका पूरा का पूरा गुणसूत्र में परिवर्तन आएगा तो आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। ये सब हम पढ़ेंगे जब मैं जेनेटिक्स आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। अरे ये तो मैंने करा रखा था, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैंने बताया था ये है आदमी की पैर होती है, पैर से यहाँ पे घुटना है, घुटने से ऊपर तक इसे हम कहते हैं फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी, थाई बोन, फीमर यहाँ पे है। थर्ड आंसर सही। सब लोग बताना ये आंसर आपने सही किया या नहीं। पिछले सेशन में भी मैंने डिस्कस किया था इसको। 2023 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट इज कॉल्ड। ग्लूकोज को पाइरुवेट में बदलना ये क्या है? ये आपका रेस्पिरेशन है, श्वसन की क्रिया है, श्वसन। और श्वसन की इस क्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये भी हमें पढ़ना है। आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे। पादपों वाला एक यूनिट आता है, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो 17वां क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज रेफर्ड टू एज मास्टर ग्लैंड। किसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं? जल्दी से बताओ, किसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं? मास्टर ग्लैंड जो है वो आपका होता है, देखो, एक होती है पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ये क्या करती है? ये एक तरह से मास्टर का काम करती है, मास्टर का काम करती है कि चलो मेरे अंडर तुम सारे लोग काम करो। होती कहाँ है? ब्रेन में होती है। कौन? पीयूष ग्रंथि। और इतनी सी होती है, मटर के दाने के बराबर होती है। ये सबको गाइड करती है कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। किडनी के ऊपर जो होता है उसको भी गाइड करती है। मतलब जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में लगभग सबको बोलती है तो कि तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो। तो सबको कंट्रोल में लिए रहती है, सबको गियर में लिए रहती है। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। किसको? पिट्यूटरी को। तो मास्टर ग्लैंड कौन है? आपकी पिट्यूटरी, ठीक है। अगला 18वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। कौन सा काम स्केलेटल सिस्टम का नहीं है? जल्दी से बता दो कि कंकाल प्रणाली का कार्य कौन सा नहीं है। सपोर्ट, जाहिर सी बात है, हमारे शरीर को सपोर्ट देने का काम करता है। ब्लड सेल प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। हमारे मतलब अगेन मैं मांस वाली बात पे आती हूँ। जो लोग हड्डियाँ, अगर कभी आपने मूवीज़ वगैरह में या किसी को खाते हुए देखा होगा तो हड्डियों के अंदर कुछ लाल लाल सा पदार्थ होता है, वहीं से आपके रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। वो आपके अंदर भी होता है, जानवरों में भी होता है, तो वहीं से आपके रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। हार्मोन रेगुलेशन का काम ये नहीं करता, सुरक्षा बिल्कुल देता है, क्योंकि ये आपका हार्मोन निकालने का काम नहीं करती है, क्योंकि हार्मोन निकालने का काम तो ग्रंथियों का होता है ना। हार्मोन बनाने का काम तो ग्रंथियों का होता है, इसका थोड़ी होता है। हार्मोन रेगुलेशन का काम इसका नहीं है। और पूछा गया इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, इसलिए हमारा आंसर सी गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 19वां क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की स्पेलिंग गलत है, BRAIN, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन। मतलब कि कौन सा मुख्य भाग है जो हृदय की गति और श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ब्रेन में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसमें से आपका मेड्यूला एब्लोंगाटा जो होता है ये आपका जिम्मेदार होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, हम पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं आती है तो हम पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो। नेक्स्ट, अच्छा, सेरेबेलम का भी काम याद रख लो। ये आपके बॉडी में बैलेंस बनाने का काम करता है। एक एक चीज़ें याद करते चलते हैं ना। ये बैलेंस बनाने का काम करता है। बैलेंस, बैलेंस मतलब आप सीधे चल रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो आप क्लास में कभी कभी पढ़ते पढ़ते सो गए, कई लोग मेरे लेक्चर देख के सो रहे होंगे ऐसा मत करना, हाँ। तो आप लोग क्या करते हो, कभी कभी ऐसे सो जाते हो, फिर सोने के बाद ऐसे उठते हो जल्दी से, जैसे ही आपका सिर जो है झुकने वाला होता है फिर आप जल्दी से उठ जाते हो। या फिर आप चल रहे हो तो आप सीधी दिशा में कैसे चल रहे हो? आपकी बॉडी में एक तो कोई ना कोई तो बैलेंस होगा ना, कि आप सीधी दिशा में चल पा रहे हो, मैं सीधी दिशा में चल पा रही हूँ, खड़े होकर आपको बता रही हूँ, कुछ तो बैलेंस है आपकी बॉडी में। तो ये बैलेंस देने का काम कौन करता है? सेरेबेलम, ठीक है। एक होता है सेरेब्रम, ये सेरेब्रम नहीं है, सेरेबेलम है, बेलम, सेरेबेलम, ठीक है। चलो अगला 20वां क्वेश्चन, विच इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। होगा यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। देखो हम लोग स्टूडेंट से बनवाते हैं स्लाइड्स, तो कई बार बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, हम समझ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, उन्हें नहीं आता है इंग्लिश, या वो मिस्टेक कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग उसे सुधार कर लेंगे, है ना। बच्चों को मौका देना चाहिए सही होने का। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है।
यानी कि कोशिकीय श्वसन के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? देखो, प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत हमेशा हमेशा कार्बोहाइड्रेट होता है। प्राथमिक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पे होता है वसा, तीसरे नंबर पे होता है प्रोटीन। मतलब अगर हमारे बॉडी में सबसे पहले एनर्जी ली जाएगी तो वो कार्बोहाइड्रेट से ली जाएगी। उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो वसा गलना शुरू होगा, वसा खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन गलना शुरू होगा, और एक बार अगर प्रोटीन गलना शुरू हो गया तो आपकी मौत तय है। ठीक है, चलो अगला 21वां क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल? सेल साइकिल हम जल्द ही पढ़ने वाले हैं। सेल जो आपकी होती है इसमें आपके कई फेज होते हैं। एक होता है आपका G1, एक होता है आपका S, फिर होता है G2, फिर होता है आपका, अच्छा मैंने सही से नहीं बनाया, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, मैंने सही से नहीं बनाया, मैं आपके लिए सही से बना देती हूँ। देखो, ऐसे कुछ होता है सेल साइकिल। सेल साइकिल में जो होता है, एक होता है आपका G0 फेज, यानी कि सेल जब रेस्ट कर रही होती है। उसके बाद होता है G1, फिर उसके बाद होता है S फेज, फिर उसके बाद होता है G2, उसके बाद बहुत थोड़े समय के लिए होता है आपका M फेज। तो S फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए 1 से 2 हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। सो डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का प्रतिकृति, यानी कि 1 का 2 हो जाना, वो किस में होता है? S फेज में। ठीक है, समझ में आ गया? मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन से दो मतलब समझा रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ। मेरा नाम S से चालू होता है सुमन, तो S फेज में 1 का 2 होता है। ठीक है, चलो ऐसे याद रखना ना, S फेज में क्या होता है? 1 का 2 होता है। क्लियर? नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यहाँ पे किडनी होना चाहिए, किडनी। ठीक है, किडनी। ठीक है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो आपको नेफ्रॉन होती है। एक बात ध्यान रखना, जो आपकी नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो आपका तंत्रिका तंत्र है, उसकी इकाई जो होती है वो होती है न्यूरॉन। ठीक है, और जो आपका किडनी है उसकी इकाई है नेफ्रॉन। स्पेलिंग में अंतर है। ठीक है, नेफ्रॉन, मैं स्पेलिंग भूल गई, नेफ्रॉन। ठीक है, न्यूरॉन नेफ्रॉन में अंतर है। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। कैसे याद रखोगे न्यूरॉन नेफ्रॉन? याद करने का तरीका बता देती हूँ, हमेशा ट्रिक से याद रखते हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, ट्रिक क्या है? किडनी में अरे ये क्या आ गया? किडनी में देखो क्या आ रहा है? किडनी, डी आ रहा है, डी को उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा। डी को ऐसे उल्टा कर दो, पी बन जाएगा। तो अगर ऐसे शब्द में पी आए यानी कि ये किडनी वाला है, और पी नहीं आ रहा है यानी कि ये न्यूरॉन नर्वस सिस्टम वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, प्राथमिक न्यूरोट्रांसमीटर शामिल होता है? तो इसको फिलहाल के लिए आपको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर है एसिटाइल कोलिन। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी। ठीक है, चलो 24वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? देखो, शुरुआत में पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पे मैंने लाल रुधिर कणिकाओं से आपको हीमोग्लोबिन बताया था, और वहीं का उल्टा देखो यहाँ पे पूछ लिया है। ये भी आपके सीनेट का क्वेश्चन है, उसने डेट नहीं लिखा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये भी आपके सीनेट का क्वेश्चन है। लाल रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? मैंने आपको आज ही की वीडियो के शुरुआत में बताया था, फटाक से बता दो। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, चलो 25वां क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द स्लीप वॉक साइकिल इन द ह्यूमन? सो नींद चैन लिख दिया, नींद चैन के चक्कर को विनियमित यानी रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? जैसे एक होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, आपकी नींद किसी समय खुलती है तो उसी समय खुल जाती है। हाँ, आपकी बात अलग है, कई लोग तो कभी सोते हैं कभी जगते हैं, उनका कोई अता पता नहीं। लेकिन थोड़ा ज़्यादातर लोगों को देखो, पेरेंट्स को देखो, अपने मम्मी पापा को देखो, वो एक नियमित समय पे उठते हैं। अक्सर सुबह में आपकी नींद खुल जाती है, रात में आपको नींद आती है। अक्सर कुछ लोगों की अलग प्रजाति होती है, उनको छोड़ दो। अक्सर क्या होता है कि आप सुबह में जग जाते हो, रात में सो जाते हो, सुबह में जग जाते हो, रात में सो जाते हो। तो कुछ तो होगा आपकी बॉडी में जो सोच रहा होगा कि सुबह जग जाना है, रात में सो जाना है। तो उस हार्मोन का नाम होता है मेलेटोनिन।
इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। आज बड़ी मुझसे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि जैविक घड़ी। ये हमारे शरीर की एक तरह से घड़ी का काम करता है कि कब उसे उठना है, कब उसे सोना है। कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन मेलेटोनिन जान जाता है कि कब सोना है, कब उठना है, तो उसी हिसाब से आपकी बॉडी काम करती है। अगला क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इन द ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस। देखो बैलेंस का काम एक तो ब्रेन में भी करता है, कौन, सेरेबेलम, और एक आपके कान में भी होता है जो बैलेंस का काम करता है। देखो कान का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा कुछ आपका कान होता है। ये आपका कान जो बाहर से दिख रहा है, ये वाला, ये जो बाहर से दिख रहा है। इसके बाद अंदर एक गुफा जैसा कुछ होता है जिसे आप कान खोदते हो, है ना, वो होता है आपका गुफा जैसा स्ट्रक्चर। उसके बाद कुछ छोटे से पार्ट होते हैं जहाँ पे आपकी कान की हड्डियाँ मिलती हैं। उसके बाद अंदर की तरफ कुछ और पार्ट होता है। अंदर की तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल घूमा होता है, ऐसे गोल गोल घूमा होता है। इस गोल गोल घूमे वाले को हम कहते हैं कॉकलिया, कॉकलिया, ठीक है। अभी मैं स्पेलिंग देख ले रही हूँ, स्पेलिंग मैं भूल गई, ठीक है। कॉकलिया, ये वाला स्पेलिंग है, कॉकलिया, ठीक है। तो अंदर जो घुमा घुमा होता है उसे कहते हैं कॉकलिया, इसे कहते हैं कॉकलिया। और ये बैलेंस का काम करता है। इसके अंदर पानी भरा होता है, तो जब आप अक्सर नींद में ऐसे सोते हो तो वो पानी डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो आपको जगने पे मजबूर कर देता है कि उठो उठो उठो, पानी डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब आप खड़े खड़े गिरने वाले होते हो तो आप कभी भी नींद में खड़े खड़े गिर नहीं सकते हो अगर आपने नशा नहीं किया है तो। खड़े खड़े कोई भी इंसान नींद में ऐसे गिर नहीं जाएगा अगर उसने नशा नहीं किया है तो। उसके साथ कोई ना कोई विकार है तभी वो खड़े खड़े गिर सकता है। अदरवाइज कितनी भी नींद में हो, गिरते वक्त आपकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि कान के पास जो कॉकलिया होता है उसका पानी डिस्बैलेंस होता है, तो आपकी बॉडी को पता चल जाता है अरे उठना है हमें, ठीक है। सो इसलिए आप खड़े खड़े गिरते नहीं हो नींद में, किसकी वजह से, कॉकलिया की वजह से, कॉकलिया की वजह से। तो बैलेंस देने का काम कौन सा करता है, कॉकलिया करता है, ठीक है। कान के अंदर क्या है जो बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉकलिया है। अगला क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी फिल्टर टू रिमूव द वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस। आपकी बॉडी में कौन ऐसा है जो आपके अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थ को बाहर निकालने के काम करता है। जाहिर सी बात है, किडनी। किडनी ही तो यूरिन निकालता है, किडनी, है ना। वीडियो पॉज करके सॉल्व किया करो, फिर उसके बाद देखा करो। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। खून को जमने में कौन सा जो विटामिन है वो आपका फायदेमंद होता है, तो उसका एग्जाम्पल है विटामिन के। विटामिन के होता है, विटामिन के होता है। अच्छा ध्यान दो, विटामिन के क्या करता है, एक आपकी रुधिर कणिकाएं होती हैं जिनका नाम होता है प्लेटलेट। हिंदी में भी इसे प्लेटलेट ही कहते हैं। अब मुझसे हिंदी में लिखवाने की मेहनत मत करवाना, क्योंकि हो सकता है मैं गलत लिख दूं, है ना। प्लेटलेट, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ हिंदी में इन शब्दों को लिखना, पर मुझसे गलत हो सकता है। प्लेटलेट हो सकता है ऐसा ही लिखा जाता हो, ठीक है। सो प्लेटलेट जो होती है, यहाँ कुछ लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं, ठीक है। सो प्लेटलेट जो होती है, प्लेटलेट ही रक्त को जमाने के, खून का थक्का बनाने के काम आती है। जैसे मान लो आपका कुछ कट जाए, तो कटने के बाद खून हमेशा नहीं बहता है, थोड़ी देर बाद रुक जाता है। तो रुकने का क्या कहते हैं कि खून जम गया, ब्लड क्लॉट हो गया। हम क्या कहते हैं, खून जम गया, ब्लड क्लॉट हो गया, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट हो गया, इसका मतलब कि प्लेटलेट ने वहाँ काम किया। प्लेटलेट आपकी जो रुधिर कणिका होती है वो खून को जमाने में हेल्प करती है, और इसे काम करने के लिए क्या चाहिए, विटामिन के चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी रुधिर कणिका काम करती है, तो उसका आंसर जाएगा प्लेटलेट। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन 29वां, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। देखो 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 देखो, कई बार क्या होता है, शरीर में कुछ लोगों को प्लानिंग के साथ मर्डर किया जाता है, और कई बार क्या होता है, कुछ सेल्स गलती से मर जाती हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ कुछ इन्फेक्शन हो गया, मेरे यहाँ कुछ क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ की सेल्स अचानक से मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनमें इन्फेक्शन हो गया, बेचारी मारी जाएंगी। तो अचानक से अगर कोई मर जाए, अचानक से मर जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ। अचानक से मर जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ। इसी को दूसरा नाम होता है नेक्रोसिस। हिंदी में कहूं तो आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिक
मृत्यु। मतलब कोई कोशिका अचानक से मर जाए, आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे हम कहते हैं नेक्रोसिस, हिंदी में भी नेक्रोसिस ही कहते हैं। लेकिन अगर किसी कोशिका का मर्डर किया जाए, उसे मारा जाए, क्यों मारा जाए अभी वजह बताऊंगी। अगर किसी का मर्डर किया जाए, उसे मारा जाए प्रोग्रामिंग के साथ, पूरा प्रोग्राम रच रखा है कि ऐसे ऐसे मारेंगे, तो उसे कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्लानिंग के तहत मारेंगे कुछ कोशिकाओं को, तो ऐसे को एक शब्द में हम कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, मैं अभी साइड में लिख दूंगी, आप वहां से देख लेना। हाँ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। चलो, एपोप्टोसिस। तो भाई ये तो कराया जा रहा है क्योंकि आकस्मिक कोई घटना हो गई, जैसे इन्फेक्शन हो गया तो सेल को मरना पड़ा, या फिर कट लग गया, मान लो ऐसे कट गया तो कटा तो ये वहाँ की सेल्स मर गई बेचारी, तो वो आकस्मिक डेथ है उनकी, आकस्मिक रूप से मर जा रही हैं, एक्सीडेंटल डेथ है। लेकिन प्रोग्राम्ड क्या होता है, देखो जैसे आप जब बच्चे रहे होगे, माँ के पेट में रहे होगे, तो आपकी उंगलियाँ तो बनी नहीं होंगी, पहले एक मांस का टुकड़ा बनता है, मांस का टुकड़ा ऐसे पर आपका पूरा हाथ ऐसे रहा होगा, मांस का टुकड़ा, फिर आपकी उंगलियां बनी होंगी। तो उंगलियां असल में पहले एक मांस का टुकड़ा थी, आपस में जुड़ी थी, बीच बीच से कुछ कोशिकाओं को मारा गया है, कुछ कोशिकाओं को मारा गया है। ये पूरी पहले कोशिका से भरा रहा होगा, लेकिन बीच बीच में कुछ कोशिकाओं को मारा गया है ताकि आपकी उंगलियों का रूप दिया जा सके। समझ रहे हो बात को, ठीक है। कुछ कोशिकाओं को मारना पड़ता है ताकि एक पूरा शेप बन के आ सके आपकी बॉडी का, खासकर उंगलियों में। उंगलियों में क्या है, शेप बनाने के लिए उन सेल्स को मार दिया जाता है। तो वो सेल्स मारा जा रहा है, तो क्यों, किसी प्रोग्राम के तहत। पहले तो बना, फिर उसकी कटैया छटैया हुई। जैसे कि मूर्तिकार किसी मूर्ति को बनाता है ना, छीनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ के मूर्ति को बनते हुए देखा है, छीनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ के मूर्ति को काटता है और फिर एक रूप देता है। वैसे ही प्रकृति जो है हमारी बॉडी को भी एक रूप देती है, उसकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ कराती है, उसका मर्डर कराती है, कुछ सेल्स का उनको मार देती है, काट छाट के निकाल देती है। तो ऐसे डेथ को हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। ये और भी जगह होता है, मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया। तो प्रोग्राम सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस भी कहते हैं। तो आंसर आपका चला जाएगा एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, आज के में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल ऑफ द बॉडी। कौन सा मुख्य रूप से शरीर में दवाओं और रसायनों के विसरण के लिए जिम्मेदार है। ये इसने गलत शब्द कोई गलत लिखा है इन्होंने, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कौन, ये कुछ शब्द गलत लिखा है इन्होंने, मुझे भी शब्द याद नहीं आ रहा कि यहाँ क्या होना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसका मतलब मैं आपको समझा दे रही हूँ। जैसे कि आपके बॉडी में कोई चीज़ विषैला आ गया, कोई जहर आपने किसी ने खा लिया, या कोई भी जहरीली चीज़ आपके बॉडी में आ गई, तो सबसे पहले उसका निदान कौन करता है, उससे कौन बचाता है हमें, तो वो चीज़ हमारी जाती है लीवर के पास। लीवर क्या करता है, लीवर सबसे पहले उस चीज़ को ख़त्म करता है, जो भी आपके अंदर टॉक्सिक चीज़ हो, टॉक्सिक मतलब जो विषैला चीज़ हो जो आपके बॉडी में चला गया। जैसे मान लो आपने कोई खाना खाया, उसमें हल्का सा कुछ विषैली चीज़ थी जो कि आपकी बॉडी में नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं था, थोड़ा सा था, तो बॉडी क्या करती है, उसे भेजती है लीवर के पास, लीवर उसे पचा देता है और आपकी बॉडी सही हो जाती है। थोड़ा बहुत उल्टियाँ हो सकती हैं, फिर सही हो जाता है आपकी बॉडी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा विष खा लिया तो फिर लीवर फेल हो जाता है, काम नहीं कर पाता बेचारा। तो असल में विष आपकी बॉडी में जा रहा है तो सबसे पहले उस पर प्रतिक्रिया कौन देगा, वो देगा आपका लीवर। विष हरण कौन करता है, विष का हरण, अगर आपने विष खा लिया, टॉक्सिन खा लिया, तो उसको हरता कौन है, ये आपके दुख कौन हरता है, लीवर हरता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही। 30 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। आज के क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, इस लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, तो इस तरह भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा पार्ट 2 था, ऐसे ही जल्दी पार्ट 3 भी लाऊंगी। आप ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा या नहीं, क्या मैं सिर्फ क्वेश्चन कराते चलूँ या ऐसे आपको समझाते भी चलूँ, एक बार कॉमेंट में ज़रूर बताना। और ये भी बताना आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, ठीक है। So that's all. Thank you for watching. Bye. Take care.